प्रिय मित्रों नमस्कार। एस्ट्रो अनंत चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री। जैसे पिछले वीडियो में मैंने मोती, लहसुनिया, माणक, मूंगा आदि रत्नों के बारे में बताया है, उसी प्रकार आज मैं आपको राहु ग्रह के रत्न गोमेद के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जिसके पास कुंडली है वह विशेष रूप से अपनी कुंडली के द्वारा जो लग्न है उसमें वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, धनु इन लग्नों की यदि कुंडली है और राहु आपका पीड़ित नहीं है, कमज़ोर नहीं है, मृत नहीं है, डिग्रियां कम नहीं हैं, तो वह आपको शुभ फल देगा, चाहे आप रत्न धारण करें या न करें। और यदि आपका राहु नीच राशि का है, छठे, आठवें, 12वें भाव में पीड़ित होकर के बैठा हुआ है, तो कभी भी आपको गोमेद फायदा नहीं देगा। जिनका मेष लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, उन लोगों को गोमेद कभी भी नहीं पहनना चाहिए। यदि वो गोमेद पहनते हैं तो उनको हानि के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। जिन जातकों की कुंडली में विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है और शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है, तो उनको गोमेद धारण करने से जो कारक ग्रह हैं वो मारक का कार्य करेंगे। जैसे कारक सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल बड़े भाई का कारक है, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, गुरु विद्या का कारक है और शनि आध्यात्म और प्रशासन का कारक है, राजनीति का कारक है, न्याय का कारक है। तो हमको जब दशा महादशा यदि चल रही हो तो एक विद्वान पंडित से कुंडली दिखाकर ही गोमेद धारण करना चाहिए। गोमेद की कथा कुछ इस प्रकार है। देवासुर संग्राम में जब 14 रत्न निकले थे, उस समय विष्णु भगवान ने राक्षसों से विजय अर्जित करने के लिए देवों को अमृत पान कराया। उस समय उदयभानु नाम के राक्षस ने धीरे से आकर के और देवों की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया। जैसे ही विष्णु भगवान को पता लगा, उन्होंने उसके सिर और पैर दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद में जो आगे का जो मुख है वह राहु कहलाता है और उसका जो पिछला हिस्सा है वो केतु कहलाता है। अतः उनको श्राप भी दिया, आप कभी भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं दोगे। तो जो राहु ग्रह है वह परोक्ष परिणाम देता है। आप सुनिएगा, यदि राहु कुंडली के लग्न में बैठा हुआ है तो वह जातक की मति को भ्रम करेगा और केतु सप्तम में होने के कारण दाम्पत्य जीवन में अड़चने पैदा करेगा। द्वितीय भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो वह वाणी दोष देगा, परिवार में कलह पैदा करेगा। पराक्रम भाव का जो राहु है वह पराक्रम को बढ़ाएगा, जीवन में शत्रुहंता, श्रेष्ठ व्यापारी, शिक्षाविद बनाएगा। चतुर्थ भाव का जो राहु है वह भूमि, भवन और माता का नाश करेगा। सप्तम पिता के घर को देखेगा तो हो सकता है पिता के सुख में खामियां पैदा कर दे या पिता के सुख में अड़चने पैदा करेगा। पंचम का जो राहु वह संतान के लिए शुभ नहीं है, शिक्षा के लिए शुभ नहीं है, वह शिक्षा में अवरोध पैदा करेगा क्योंकि केतु उसको सप्तम आय भाव में देखेगा। षष्ठम राहु शुभ रहता है, शत्रुहंता है, वह उसको ब्रह्म विद्या के ज्ञान की ओर प्रेरित करेगा, उसको परोक्ष शक्तियों का सपोर्ट मिलेगा, दुष्शक्तियों का सहारा मिलेगा। सप्तमस्थ राहु जो होता है वो दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा, खुजली तथा पुरुष स्त्री जननांग रोगों को विशेष बढ़ावा देगा तथा गृहस्थी को खराब करेगा या एक दूसरे की कुंडली में बीमारियों का एक नया मोड़ दे देगा। अष्टम राहु उम्र खूब देगा किंतु उसको विभिन्न प्रकार के शौक या नशे की आदतों का
आदि बनाएगा। नवम राहु संस्था प्रधान का कार्य करवाएगा, उनको महत्वपूर्ण पदवी देगा तथा उसको सामाजिक, पारिवारिक एवं देश संबंधी जिम्मेदारियों का बोझ उसके सिर पर सदैव रहेगा। दसम राहु कर्मस्थ बनाता है, किंतु उसकी स्थिति क्या है? यदि सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो वह पिता के सुख में खामियां करेगा। चंद्रमा के साथ बैठा है, पिता को और माता को कष्ट देगा। शुक्र के साथ बैठा हुआ है, उनके कर्म क्षेत्र को और दाम्पत्य जीवन को कष्ट देगा। शनि के साथ बैठा हुआ है, छोटे भाई को नुकसान देगा। तथा बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है तो आपके कार्य व्यवहार में व्यवधान पैदा करेगा। और मंगल के साथ बैठा हुआ है तो अंगारक योग बनाने के कारण बड़े परिश्रम के बाद में लाभ देगा। राहु वैसे यदि राहु की महादशा की हम बात करें तो वह 55 में यदि निकल जाती है तो ठीक रहती है, अन्यथा वो 20 साल की उम्र पार करने के बाद यदि राहु की दशा आती है तो वह उसको उसी प्रकार से पीड़ित करती है जैसे कि स्वामी अपने बैल को जोतता है और उसको खाने को कम देता है, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और सुख की खामियां अधिक रहती हैं। यानी कि उसको ना दाम्पत्य सुख मिलता है, ना माता पिता का सुख मिलता है, ना संतान का सुख मिलता है। कुल मिलाकर उसको अवमानना के अलावा कुछ नहीं मिलता है। द्वादश भाव का जो राहु है वह परिवार, समाज, देश आदि से दूर रहकर परदेश में धन कमाने या रोजगार करने के लिए प्रेरित करता है। अतः जो 12 भावों में जो राहु है उसकी स्थिति किस प्रकार से है मैंने ये संक्षिप्त में आपको बताया है। और इनकी स्थिति केवल राहु के बैठने से ही संबंध नहीं आएगी, इसके लिए हमको लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश दशा, महादशा, अंतर्दशा एवं अष्टक वर्ग का अध्ययन करके और निर्णय लेना समीचीन होगा। किंतु साधारणतया गोमेद रत्न इसका प्रमुख है, वह किस प्रकार से धारण करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। मित्रों, ये चीज़ याद रखो कि गोमेद को धारण करने के लिए बुधवार और शनिवार दोनों में से कोई भी दिन हो आप धारण कीजिए। और विशेष रूप से गोमेद धारण करने का समय है प्रदोष काल। गोमेद कैसा होना चाहिए? सबसे बढ़िया गोमेद गौमूत्र जैसा सिलोनी जो होता है वह गोमेद धारण करना चाहिए और मध्यमा अंगुली होनी चाहिए, अष्ट धातु में होना चाहिए, कम से कम 5.25 रत्ती का होना चाहिए और वह पंचामृत शुद्धि करके गायत्री मंत्र की कम से कम 11 माला और ओम ह्रौं राहवे नमः या ओम नमः शिवाय के 11,000 जाप करके और गोमेद धारण करना चाहिए, जिससे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ दूर हों। मित्रों, ये याद रखिएगा, गोचर में राहु और केतु व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं तथा यदि राहु की महादशा प्रारंभ हो रही है और सही जगह बैठा हुआ है तो अपार संपत्ति देता है। गलत बैठा हुआ है तो कारावास भी कराता है, अपमानित करवाता है और परिवार से अलग करवा देता है। और यदि यही राहु और केतु लास्ट में यदि जा रहे हैं, यानी उनकी दशा खत्म हो रही है या स्थान परिवर्तन हो रहा है या गोचर में उनका परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित है यदि पहले अच्छे फल दिए तो बाद में निश्चित है कि वो बुरे फल देगा। और यदि बुरे फल दे गया तो लास्ट में वो व्यक्ति को अपने जीवन में होने वाली खामियों को दूर कर देता है और व्यक्ति के जीवन में संपन्नता भर देता है। यह प्रत्यक्ष और परीक्षित अनुभव है। यहाँ तक कि जो 18 महीने का समय होता है गोमेद इसका, राहु का, राशि का, जिस राशि में रहता है, ऐसे उदाहरण देखे हैं जो 18 माह के अंतर्गत व्यक्ति पर आरोप लग जाता है, जेल चला जाता है और वो 18 महीने के अंदर ही वो संसार को भी छोड़ देता है। तो और 18 माह के अंतर्गत उसको वैभव, संपत्ति, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वह अपना अस्तित्व छोड़कर चला जाता है। अतः राहु को आप किसी भी दृष्टि से हल्का ग्रह के रूप में मत लीजिए। दूसरा, राहु की शांति के लिए यदि हम बात करें तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, प्रदोष की पूजा कीजिए, पितरों को तर्पण अर्पण कीजिए और काली गाय को अपने हाथ से शुक्रवार के दिन शाम के समय काले तिल, आटा, बूरा और नारियल का बुरादा मिलाकर यदि आप खिलाते हैं 7 दिन लगातार या 7 रविवार, तो मेरा विश्वास है कि राहु संबंधी जो दोष है या जिनकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है
उनको विभिन्न प्रकार की शारीरिक मानसिक जो पीड़ाएं होती हैं उन पीड़ाओं से उनको सफलता मिल सकती है। इस प्रकार जो मैंने गोमृत के बारे में आपको बताया है, ये मेरा परीक्षित अनुभव है। ये कहीं पढ़ा हुआ नहीं है, ये व्यक्तिगत अनुभव है। तो अतः इस अनुभव को आपको साझा करना चाहिए। और यदि किसी प्रकार की कोई आपको बात पूछनी है या कमेंट्स करना है तो आप कीजिएगा। नमस्कार।